हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आप लोगों को अगर शेप प्रिडिक्ट करनी हो तो आप लोगों के लिए वो हैं वेस्पर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। कल मैंने आप लोगों को इनका ब्रीफ आइडिया दिया था, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। बट इसको भी बताने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपको पता है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में मैंने बता दिया है, तो अभी मैं बताता हूँ शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की कौन कौन सी शेप्स होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आप लोगों ने अभी तक इतना आइडिया हो चुका होगा। जैसे ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास चार, एस पी डी एफ, ये वाले ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये भी चीज़ आप लोगों को पता होगी कि एस ऑर्बिटल की कौन सी शेप होती है। एस ऑर्बिटल की शेप होती है सफेरिकल। ओके, ये चीज़ आई थिंक आप लोगों को पता होगी। एस की शेप होती है सफेरिकल, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। सफेरिकल, एस की शेप होती है सफेरिकल, सफियर, जैसे फुटबॉल की तरह, ठीक है ना। ऐसी शेप समझ लो कि एस की शेप, एस ऑर्बिटल की आज के बाद कोई भी पूछेगा तो आपको बता देना है उसकी शेप क्या होती है, सफेरिकल। और ये क्या हो गया, ऑर्बिटल है। इट इज द स्पेस अराउंड द ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या थी, इट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ओके, देन पी ऑर्बिटल की कौन सी शेप होती है, पी की ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल, ठीक है ना। डम्बल कि जो बॉडी बनाने के लिए बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जिसको आप उठाते हो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, उसको बोलते हैं डम्बल, ठीक है ना, डम्बल। पी ऑर्बिटल की शेप कौन सी हो गई, डम्बल। व्हाट डू यू मीन बाय द डम्बल। डम्बल वही जो आप बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं उठाने के लिए, उसको देख लेना। जैसी उसकी शेप होती है वैसी ही शेप इसकी, सिमिलर वैसी ही शेप इसकी होती है पी ऑर्बिटल की, ठीक है ना। देन डी ऑर्बिटल की शेप होती है डबल डम्बल, दो डम्बल ले लो भाई, ठीक है ना। ये हो गई डी ऑर्बिटल की शेप। डी ऑर्बिटल की शेप हो गई ये वाली, डबल डम्बल। तो ये वाली चीज़ भी आप लोग समझ लो, ठीक है ना। और देन एफ की होती है डिफ्यूज्ड। इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। एक डिफ्यूज्ड मीन्स इन द सेंस कि आप बोल सकते हो कि ये थोड़ा जो ये ऑर्बिटल होता है ये पूरा स्प्रेड हुआ रहता है, ठीक है ना। इतनी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती इसकी इतनी अच्छी। जैसे आपने उसकी बता सकते हो, जैसे उसकी एस की हो गई सफेरिकल, पी की हो गई डम्बल, डी की हो गई डबल डम्बल, ठीक है ना। तो आप एफ की इतने अच्छे तरीके से नहीं बता सकते। इसकी आपने कोई भी पूछे कैसी शेप होती है, आपने बोलना डिफ्यूज शेप नहीं होती है कोई, बट ऐसे कोई आप बता सकते हो कि कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, ऐसे कुछ फैली हुई होती है, ठीक है ना। कोई कभी उस तरफ फैली है, कभी इस तरफ फैली है, तो ये वाली चीज़ होती है, ठीक है ना। इतनी चीज़ अगर आप लोगों को याद हो गई तो मतलब शेप्स के बारे में आइडिया क्लियर हो गया ना कि एस की कौन सी होती है, पी की कौन सी होती है, डी की कौन सी होती है और एफ की होती है सफेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल और इसकी डिफ्यूज्ड। कुछ ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे इसकी क्या हो गई, कुछ डिफ्यूज्ड शेप है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन अगर आप लोगों को इतना पता लग गया तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए बॉन्ड भी दो किस्म के होते हैं। जैसे आपने पढ़ी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, बॉन्ड कैसे बनता है। बॉन्ड के बारे में बताया ना उन्होंने, बॉन्ड के बारे में बताया कि बॉन्ड बनता है जब ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैंने ऑर्बिटल्स बता दिया आपके, एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ठीक है ना। तो उसने बताना है कि ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, समझो एक एस होगा दूसरा भी एस होगा, एक दूसरे के साथ क्या करके ओवरलैप करके, तो आपका क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। वही जैसे H2 हो गया ना, तो बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड। देखिए एक H का ऑर्बिटल होगा, समझो ये एक H का ऑर्बिटल है, ये दूसरे H का ऑर्बिटल है, तो ये ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप करने से उनका क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो फिर अभी आप लोगों को क्या समझनी है चीज़, देखिए इधर भी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बस मैंने आइडिया बता दिया कि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको बताता है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवलेंट बॉन्ड ऐसे बनता है जब क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है ना। डिटेल में पढ़ने के लिए आप अपनी 11th क्लास की नोटबुक देख लीजिए, ठीक है ना। तो फिर क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ये वाला आज के बाद कभी भी नहीं भूलना है आप लोगों को। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है,
देखिए याद रखिए कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंसेप्ट है, सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। तो मैं आपको बताता हूँ कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड, आज के बाद कोई भी पूछे आपको कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, तो आपने बोलना है उधर क्या, हेड हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है, मतलब दोनों के सर जुड़ते हैं, ठीक है ना, दोनों के सर जुड़ते हैं। जैसे ये वाली चीज़, एक ऑर्बिटल मैंने ले लिया, ये p ऑर्बिटल, एक और p ऑर्बिटल ले लिया, ठीक है ना। तो देखिए ये इन दोनों के सर समझ लो, ये वाली चीज़, तो ये जुड़ रहे हैं ना, तो इधर क्या हो रही है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, ठीक है ना, उन दोनों के सर जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। जब भी किसी दो ऑर्बिटल, देखिए एक ये p ऑर्बिटल हो गया, एक ये p ऑर्बिटल हो गया, उन दोनों के सर जुड़ रहे हैं, तो इसको आपने क्या बोल दिया, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। और हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से क्या बनता है, आपका बनता है सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कब बनता है, जब आपकी होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग, जैसे एक p ऑर्बिटल ये हो गया, एक p ऑर्बिटल ये हो गया, तो अगर साइड वाइज ये एक दूसरे के साथ जुड़ने लग पड़े तो इसको आप बोलते हो क्या, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है कि जब आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग, देखिए साइड से ये ऑर्बिटल है और ये भी ऑर्बिटल है, साइड से जुड़ रहे हैं, साइड से जुड़ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। और इधर क्या है, इन दोनों के सर जुड़ रहे हैं, तो इधर क्या होगी, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो गई। और इधर क्या, पाई बॉन्ड में क्या हो गया, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गई। अगर इतना आप लोगों को चीज़ क्लियर हो गई तो मेरे को एक चीज़ बताइए कि देखिए इधर दोनों के सर जुड़ रहे हैं, सिग्मा के केस में, पाई के केस में क्या, साइड वाइज ओवरलैपिंग है। आज के बाद कोई भी पूछे तो आपको कोई पूछे कि हाँ भाई सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, तो आप लोगों ने बता देना कि उधर क्या होती है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना। हेड टू हेड दोनों के सर जुड़ते हैं। और इधर क्या, देखिए कुछ अच्छे इनके सर थोड़ी ना जुड़ रहे हैं, देखिए इंट्रैक्शन हो रही है थोड़ी बहुत, एक ये ऑर्बिटल है और एक ये ऑर्बिटल है और थोड़ी बहुत इंट्रैक्शन होती है, उसको आप बोलते हो साइड वाइज, साइड से क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, आपने खुद दिमाग लगाइए, अगर दोनों के सर जुड़े हों और दोनों के इधर देखो कुछ भी नहीं जुड़ा, साइड वाइज जुड़े हुए, एक इधर पड़ा हुआ है, एक थोड़ा बहुत किनारे पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना, कोई चीज़ एक ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, तो मेरे को बताइए ज़्यादा ताकतवर कौन सा होगा, जहाँ पे सर जुड़ा होगा या फिर यहाँ पे एक इधर खड़ा है और एक कहीं दूर खड़ा है, ठीक है ना। तो बताइए ज़्यादा ताकतवर कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे दोनों के सर जुड़े होंगे, ठीक है ना, जहाँ पे दोनों के क्या जुड़े होंगे, सर जुड़े होंगे, तो वो चीज़ क्या होगी, ज़्यादा ताकतवर होगी। ज़्यादा अगर ताकतवर होगी तो ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, सिग्मा बॉन्ड की। तो आज के बाद आप लोगों को कभी भी भूलना नहीं है, ऑर्गेनिक में भी ये कंसेप्ट काम आएगा कि पाई बॉन्ड क्या होता है और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, और इनमें ज़्यादा ताकतवर कौन सा है, ताकतवर कौन सा है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड। क्यों, बिकॉज इधर दोनों के सर जुड़े हुए हैं, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हुई है। हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग जब भी होती है तो आपका बॉन्ड क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रख लीजिए, जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये एस और पी से भी बन सकता है, बट ये कभी भी जो पाई ऑर्बिटल है ये हमेशा किससे बनता है, पी से बनता है, पी से बनता है, ठीक है ना, ये हमेशा पी से बनता है, इधर एस यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। तो इधर आपका क्या, पी यूज़ होगा, पी ऑर्बिटल यूज़ होगा, तभी ये बन पाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। इतना सा कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया देन आगे मूव करते हैं। ये चीज़ें जितनी भी मैं बोल रहा हूँ वो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये इन चीज़ों को नोट करते जाइए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ है, ठीक है ना। बाद में जब हम कंसेप्ट पे आएंगे, मेन मुद्दे पे बात आएंगे, शेप्स के बारे में बताएंगे, तो फिर हमने फटाक से सवाल कर लेने हैं, फटाक से शेप निकाल देने, अगर तभी निकाल पाओगे अगर क्या होगा, आप लोगों को जो मैंने चीज़ें बता रहा हूँ ये चीज़ें याद होंगी, फिर ये वाली चीज़ें काम आएंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों को नोट आप लोग कर ही लीजिए, ठीक है ना, तभी ज़्यादा सही होगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा तो आप लोग शेप्स इतने अच्छे तरीके से नहीं बता पाओगे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। अगर नोट कर लिया था फटाक से, जैसे ही मैंने देनी आपको शेप, हाँ भाई मॉलिक्यूल का देना, जैसे बोलना भाई CH4 की क्या शेप है, PCl3 की क्या शेप है, PCl5 की क्या शेप है, तो आपने फटाक से इन सभी की शेप्स क्या कर देनी, बता देनी। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। दोबारा से अभी मुद्दे की बात पे आते हैं कि हाइब्रिडेशन क्या होती है, ठीक है ना। हाइब्रिडेशन, कल भी मैंने आपको आइडिया दिया था इधर कि हाइब्रिडेशन क्या होती है। मैंने कल आपको बोला था कि हाइब्रिडेशन क्या होती है। हाइब्रिडेशन में मैंने आपको बोला था कि उधर क्या होते हैं कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ। समझो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एक ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल,
एक ये वाला ऑर्बिटल और एक ये वाला ऑर्बिटल, ये दोनों क्या कर जाएंगे, मिक्स कर जाएंगे, ठीक है ना, मिक्स कर जाएंगे तो इधर से क्या बन जाएंगे, न्यू ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, जिनको आप क्या बोलते हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिनकी क्या कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज होंगी जिनके पास, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, मैंने क्या बताया था हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है ना। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि देखिए कोई दो प्लांट्स हैं, ठीक है ना, उनमें इतनी अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है, तो आप लोग क्या चाहते हो, आधी जो क्वालिटीज़ आप चाहते हो एक प्लांट में, आधी वो एक प्लांट में है और आधी दूसरी प्लांट्स में है, तो आप चाहते हो कि वो जो न्यू प्लांट मैं बनाऊँ उनमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएं, तो आप क्या करते हो, उन दोनों प्लांट्स को क्या कर दोगे, मिक्स कर दोगे, ठीक है ना। जब उन दोनों को मिक्स कर दोगे तो जो आपकी न्यू वैरायटी बन जाएगी जिसमें वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो वैसा ही सेम सिस्टम इधर है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को कोई पूछे तो इधर क्या होता है, आपके पास हमें ऑर्बिटल्स का ज्ञान मैंने आपको दे दिया, ठीक है ना। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इधर क्या करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जैसे एस पी डी एफ, ठीक है ना, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स हो गए, ये मैंने ले लिए वो वाले, समझो आप प्लांट्स हो गए, ठीक है ना। तो न्यू प्लांट्स जो आपके बन गए जिनके पास क्या हो गए, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो ये बन गए आपके न्यू प्लांट्स, न्यू हाइब्रिड प्लांट्स, ठीक है ना, जिनमें क्या अच्छी सी अच्छी प्रॉपर्टी हैं जो आप लोग चाहते हो ऑर्बिटल्स में। तो ये वाली चीज़ हो गई। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे होते हैं, जब वो कंबाइन करेंगे तो उधर से क्या बन जाएंगे, कोई नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे जिनमें क्या होंगी, अच्छी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है ना। और आज के में एक चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को मैं बताता हूँ कि देखिए जब भी आपका बॉन्ड बनता है, जब भी, जैसे आपने पानी में देखा होगा H2O, इधर 2 बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। CH4 मीथेन में देखा होगा तो उधर 4 बॉन्ड होते हैं, NH3 में देखा होगा तो उधर 3 बॉन्ड होते हैं। तो बेटा मैं आप लोगों को एक चीज़, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, ठीक है ना, बट मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई भी मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाता है, जब भी कोई मॉलिक्यूल, ये चीज़ आप आई थिंक नोट भी कर सकते हो, ठीक है ना, जब भी कोई मॉलिक्यूल क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, जब मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, समझो ये कार्बन है, इसने क्या करना है, 4 बॉन्ड बनने हैं ना, मीथेन, तो 4 बॉन्ड बनने हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे ऑर्बिटल्स नहीं हैं जो ऐसे पड़े हुए हैं, ये कौन से हैं, ये होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, ये होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जब भी बॉन्ड बनाना होता है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को, किसी भी मॉलिक्यूल को बॉन्ड बनाना होता है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, वो ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं, ना कि जो आपके ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं ना वो बॉन्ड बनाते हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, बस इतनी सी मैंने बात बोली, जब भी कोई मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएगा किसी एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स होंगे वो बॉन्ड बनाएंगे दूसरे एटम्स के साथ, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो एक एटम क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा। हाइब्रिडाइजेशन जब हो जाएगी देन ही वो इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ पाएगा। समझो कार्बन है, कार्बन पहले क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा। जब वो हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा देन उसके बाद क्या करेगा, वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो ये वाली चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले वो एटम्स क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जब उन्होंने कर ली तो देन उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद वो बॉन्ड बनाते हैं। तो ये वाली चीज़ हो गई, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप लोग इसको नोट कर सकते हो कि फर्स्टली द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइज्ड देन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये वाली चीज़ बस ऐसे ही नोट कर लीजिए कि फर्स्टली द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइज्ड एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड टेक्स प्लेस। मेरे को एक चीज़ बता दीजिए कि आपको ये चीज़ पहले से पता थी कि नहीं पता थी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, तो मैंने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, मैंने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैंने बता दिया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और न्यू ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो आप अगर आपको डेफिनेशन देनी हो हाइब्रिडाइजेशन की तो आप क्या दोगे, तो आपने क्या बोलना है, बस पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन ज़रूरी होती है हर एक चीज़ की, ठीक है ना। आपको कोई पूछ ले कि हाँ भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है ना, तो
हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? इट इज़ द इंटरमिक्सिंग, ठीक है ना, नोट कर सकते हो, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, ठीक है ना, ये वाली चीज़ आप लोग नोट कर सकते हो, इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आगे आप नोट कर लीजिए, सो एज टू, देखिए ये नोट कर लीजिए, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज सो एज टू redistribute energies, so as to redistribute their energies, so as to redistribute their energies, so as to redistribute their energies, resulting in formation of new hybrid orbitals, redistribute their energies, resulting in formation of new hybrid orbitals, of equal energy and hybrid orbital of equal energy and shape. अरे बाउंसर बच गए होंगे इस डेफिनेशन से, ठीक है ना, इतनी ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने क्या बोला कि थोड़े बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर लिए। देखिए अगर आपको ज़्यादा नंबर लेने हो एग्जाम में तो आपको टेक्निकल वर्ड यूज़ करने ही पड़ते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और उनसे क्या बन जाते हैं आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बट बीच में खतरनाक सी चीज़ें मैंने यूज़ कर दी, तो वो वाली चीज़ें मैंने बताई आपको, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे जिनकी क्या स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी है। ऐसे ऑर्बिटल मिक्स नहीं करेंगे जिनकी एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, उनमें कोई कम एनर्जी का डिफरेंस चाहिए, वही उन्होंने ना स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। ऐसा नहीं है कि एक की एनर्जी 10 है और दूसरे की कितनी है 100, हाइपोथेटिकल एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं लेना कि एक की एनर्जी क्या है 10 है और दूसरे की क्या 100 है। तो आपको बस वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करवाने हैं जिनकी एनर्जी में क्या होता है ज़्यादा, जिनकी एनर्जी में ज़्यादा गैप नहीं होता, वो उनकी एनर्जी में स्लाइट डिफरेंस होता है, थोड़ा कम डिफरेंस होता है, ठीक है ना। और वो एक दूसरे के साथ क्या कर देते हैं, मिक्स कर जाते हैं, और जब वो मिक्स कर जाएंगे तो उधर से क्या बन जाएंगे, नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, ठीक है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, वो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे, उधर से क्या बन जाएंगे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। और ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जी क्या होती है, उनकी एनर्जी भी सेम होती है और उनकी क्या शेप भी सेम होती है। देखिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे थे उधर क्या था, स्लाइटली डिफरेंस था एनर्जी में, स्लाइट डिफरेंस था एनर्जी में। बट जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए तो उनकी क्या हो गई, एक इक्वल एनर्जी हो गई, इक्वल एनर्जी हो गई और शेप भी क्या हो गई, एक जैसी हो गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इधर क्या हो गया, एक ऑर्बिटल मैंने ले लिया s और एक ले लिया मैंने p, ठीक है ना। एक ले लिया मैंने s ऑर्बिटल ले लिया और एक ले लिया मैंने p कैसा होता है, ऐसा वाला। दो ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं ना, एक s और एक p मिक्स कर रहे हैं ना। तो खुद बताइए अभी क्या इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, इन दोनों में एनर्जी का स्लाइट डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो इधर से न्यू ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, ये दो ऑर्बिटल्स बन गए। इनका क्या है, एक s था और एक p था, मिक्स करें तो इधर दो ऑर्बिटल्स बन गए, कौन से, sp वाले दो ऑर्बिटल्स बन गए, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन हो गई। देखिए दो ऑर्बिटल्स, अभी ये भी चीज़ इंटरेस्टिंग है कि एक s ऑर्बिटल मिक्स करा और एक p ऑर्बिटल मिक्स करा, टोटल ऑर्बिटल्स कितने हुए, दो हुए। ये दो हुए ना, एक s वाला और एक p वाला। तो मेरे ऑर्बिटल्स कितने बने, दो ही बने, दो sp ऑर्बिटल्स बने। तो ये वाली भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जितने ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम क्या है, sp, और इनकी एनर्जी भी क्या है, सेम है, और शेप भी क्या है, सेम है। तो बस ये वाली चीज़ आप लोगों को याद कर लेनी है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी आपके उतने ही बनेंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे
एक S मिक्स करा और 3p मिक्स करे, 3p। तो देखिए इधर क्या होगा, 4 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे मेरे पास, 1 2 3 और 4 ऑर्बिटल्स बने। और इनकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, एक S कर रहा है मिक्स और 3p कर रहे हैं, तो 4sp3, 4 sp3 वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मेरे पास बन जाएंगे। तो ये वाली चीज़ हो गई, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मेरे पास बन जाएंगे, ठीक है ना। और उनकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम होंगी, और शेप भी क्या होगी, सेम होगी। तो बस इतनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी कि जितने ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं, जितने ऑर्बिटल्स, ये वाली चीज़ आप नोट भी कर लो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट पार्टिसिपेट फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, तो ये वाली चीज़ हो गई कि जितने ऑर्बिटल्स आपके मिक्स कर रहे होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास बन जाएंगे। तो ये वाली चीज़, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके बन जाएंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, और शेप भी क्या होगी, सेम होगी। और ये वाली चीज़ भी आप सारे के सारी चीज़ें, जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारी की सारी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनते हैं, जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे होते हैं, और उनकी एनर्जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। तो देन आपने क्या बोला, देन मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ मैंने आपको पहले से भी बता दी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड जो आपके पहले ऑर्बिटल्स थे जो कि हाइब्रिड नहीं थे, वो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बॉन्ड बनाने के काम आते हैं, ना कि आपके जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ भी आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी हद से ज़्यादा क्या जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ वो चीज़, अभी ये वाले आप इसको स्टार मार्क करके नोट करते चलिए, बिकॉज ये है इसका ब्रह्मास्त्र, ठीक है ना, ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन का। तो मैंने क्या बोले, जैसे जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। जो आपके क्या हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, बस मैंने आपको थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पहले के बता दिए, ठीक है ना। तो अभी ये वाला चीज़, ये हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है ना। मैंने क्या बता दिया, जो आपका क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, जो आपका क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, हाइब्रिड जो आपका ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने ना जो आपके, वो क्या करते हैं, एक स्पेस में जैसे जो आपकी ये जगह दिख रही है ना आगे पीछे, इधर क्या करते हैं, बट ये माइक्रो लेवल की बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये छोटे लेवल की आपको दिखती नहीं है, बट आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह होते हैं, उधर से ये चीज़ें आप लोग देख सकते हो। तो मैंने क्या बता दिया, जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये स्पेस में क्या करते हैं, स्पेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पड़े होते हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलर डायरेक्शन में पड़े होते हैं। और किस डायरेक्शन में होते हैं, उस डायरेक्शन में होते हैं, एक दूसरे से क्या, उस डायरेक्शन में होते हैं जहाँ में उनको क्या मिल जाए, एक मिनिमम रिपल्शन मिले, ठीक है ना। एक दूसरे से इतने दूर होते हैं ताकि वो उनको एक मिनिमम रिपल्शन मिले, और उससे ही मिनिमम रिपल्शन जब उनको मिलती है तो एक डिस्टेंस क्या हो जाता है, उसका मैक्सिमम हो जाता है। देखिए खुद बताओ, रिपल्शन मिनिमम का क्या मतलब है, कि मतलब रिपल्शन मतलब एक दूसरे से दूर होंगे, रिपल्शन कम का मतलब अगर चीज़ दूर होंगी एक दूसरे के साथ तो उनमें रिपल्शन क्या होगी, कम ही होगी, और डिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। तो बस मैंने क्या बता दिया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक स्पेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनकी एक कोई पर्टिकुलर, जब वो एक पड़े होते हैं स्पेस में, तो उनकी कोई ना कोई एक ज्योमेट्री बन जाती है, ठीक है ना, ज्योमेट्री बन जाती है, ठीक है ना। ज्योमेट्री जो बन जाती है, ऐसे उसी लोकेशन में वो पड़े होते हैं, जो ज्योमेट्री जो उनकी बन जाती है, तो तभी आप बोलते हो कि जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है ये आपको ज्योमेट्री के बारे में बताता है, मुद्दे की चीज़ है, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन ये क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन ये मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए ज़रूरी है, कि हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपको देखो, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, मैंने क्या बता दिया कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक स्पेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पड़े होते हैं, ठीक है ना। समझो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे sp
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, दो होते हैं ना ये, तो ये क्या होते हैं, एक ऐसे पड़े होते हैं, एक इधर पड़ा है एक इधर पड़ा है, समझो ये sp और ये sp, ठीक है ना, ये स्पेस में पड़ा हुआ है, एक इधर पड़ा हुआ है और एक इधर पड़ा हुआ है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसकी शेप क्या हो गई, लीनियर, मतलब ज्योमेट्री क्या हो गई, लीनियर हो गई। अभी तक सिर्फ आपने ज्योमेट्री की बात करनी है, ठीक है ना, लीनियर हो गई। अगर sp2 हो तो sp2 उधर कितने होते हैं, 3 होने, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने हैं, तो ये वाली चीज़ समझो, ये 3 है, तो इनकी क्या शेप होगी, कोई ट्राइगोनल प्लेनर होती है ना, तो sp2 जब आपकी हाइब्रिडेशन होती है तो उसकी शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना, जैसे बन रहा है ना ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसा बन रहा है। तो अगर आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो तो ये कितने होते हैं, 4, एक पीछे की तरफ, एक ऐसे होता है, तो इसको क्या बोलते हैं आपने, sp3। तो इसकी भी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, 4 पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और एक स्पेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट है, ठीक है ना, ऐसे एक ही ऊपर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। तो इसकी भी क्या हो गई, कोई ना कोई ज्योमेट्री हो गई जिसको आप बोलते हो टेट्राहेड्रल। तो ऐसे ही मतलब मैंने बता दिया कि हाइब्रिडाइजेशन आपको ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने के काम आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन से आपको क्या ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर पाते हो। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन हुई तो आपकी क्या हो गई, लीनियर। बिकॉज ये कैसे पता लगा आपको, जब मैंने क्या बोला कि हाइब्रिडाइजेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ओरिएंट होते हैं, और ओरिएंट जिस डायरेक्शन में हुए होते हैं तो वही उसकी क्या हो जाती है, ज्योमेट्री हो जाती है। तो बस यही चीज़ है। तो इधर sp2 तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 तो इधर क्या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। इतनी चीज़ अगर आप लोगों को पता लग गई तो कल हम एनसीईआरटी भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी से भी देखेंगे कि हाँ भाई उधर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना, क्या क्या लिखी हैं इसके बारे में। देन उसके बाद अगर आ जाए sp3d, sp3 तो ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, नोट करते जाना, ठीक है ना। sp3d2 तो इसकी क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो बस ये चीज़ें आप लोगों को नोट करती जानी है। मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिखी ना तो उधर से ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता लगी। देखिए एक S कर रहा है और 3 P कर रहे हैं मिक्स और 2 D कर रहे हैं, तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 1 2 3 4 और 2 6 ऑर्बिटल्स हो ना, 6 ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनके नाम क्या होंगे, 6 sp3d2। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे 6 sp3d2। और जब ये एक स्पेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होंगे तो इनकी कोई ना कोई एक ज्योमेट्री हो जाएगी, और जो उस ज्योमेट्री को क्या बोलते हो आप, ऑक्टाहेड्रल। तभी मैंने बता दिया कि हाइब्रिडाइजेशन आपको किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। इतनी चीज़ें आप लोग याद कर लो, कल हम एनसीईआरटी से देखेंगे तो उधर से आपको चीज़ ज़्यादा पता लगेगी, ठीक है ना। तो हाइब्रिडेशन की कहानी सारी क्लियर हो गई ना। देन हम बात करते हैं वेस्पर थ्योरी की। देखिए मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन ने आपको ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने में हेल्प करी, ठीक है ना, ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने में। वेस्पर थ्योरी आपको मॉलिक्यूल्स के शेप्स के बारे में बताता है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट ही यही है, वेस्पर थ्योरी आपको मॉलिक्यूल्स की शेप्स प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, तो देखिए अभी इधर क्या हो जाता है कि मैंने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, तो देखिए वेस्पर थ्योरी क्या है। वेस्पर थ्योरी नाम से ही पता लग रहा है, मैंने इतनी चीज़ बता दी आपको कि ये आपको शेप्स, मॉलिक्यूल्स की शेप्स के बारे में, शेप्स प्रिडिक्ट करने में हेल्पफुल होगी, ठीक है ना, वेस्पर थ्योरी। तो अभी देखिए इसका नाम क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ठीक है ना। तो बस इधर इसका नाम क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वैलेंस शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर
पेयर की फॉर्म में, कल भी मैंने आपको बताया था पेयर की फॉर्म में कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो होते हैं बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो जिन्होंने बॉन्ड बनाया होता है, ठीक है ना, और लोन पेयर वो होते हैं और जिन्होंने कोई भी बॉन्ड नहीं बनाया हुआ होता है, एज इट इज एक एटम के ऊपर पड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज हो गई। बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं, और लोन पेयर वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो एज इट इज़ पड़े होते हैं एक एटम के ऊपर और वो कभी भी आपको बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं करते, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने क्या करना है, जैसे आपका है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। आपको पता है जैसे मैंने सोडियम लिख दिया 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इसका वैलेंस शेल कौन सा है, थर्ड वैलेंस शेल है ना। तो बस आपने इतनी ही चीज़ याद रखनी है कि वैलेंस शेल जो होता है, वैलेंस शेल जैसे कार्बन की क्या है 1s2 2s2 2p2, ये वाली इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, 1s2 2s2 और 2p2। तो इसका वैलेंस शेल कौन सा हो, सेकंड वाला। और उसकी वो बाकी सारी आपने चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, जैसे उसमें और सब शेल कौन सा है, ऑर्बिटल कौन सा है, सब शेल कौन सा है, ऑर्बिटल कौन सा है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। सिर्फ मुद्दे की बात आपके लिए क्या है, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन वो भी पेयर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना, जोड़े की फॉर्म में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है ना। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल क्यों करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, और सारे इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और आपको पता है सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो बस इतनी ही आप लोगों को चीज़ याद करनी है कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर जो पड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन से हो सकते हैं, या तो लोन पेयर हो सकते हैं या तो बॉन्ड पेयर हो सकते हैं। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और रिपेल जो करते हैं, तो रिपेल जब वो करेंगे तो उससे वो एक स्पेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, ओरिएंट हो जाते हैं, स्पेस में पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं, जिसमें क्या हो जाएगा, मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस। तो वही उसकी क्या हो जाती है, शेप हो जाती है, मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये वाली चीज़ मैंने क्या चीज़ बता दी, जो वैलेंस शेल में एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे NH3, इधर आपको एक चीज़ याद रखनी होती है, इधर आपको हाइड्रोजन के वैलेंस शेल नहीं देखना होता, आपको एक सेंट्रल एटम चूज करना होता है। जैसे इधर नाइट्रोजन है, ठीक है ना, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3, ये वाली इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, ये वाली इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वैलेंस शेल कौन सा है इसका, सेकंड वाला, तो उसमें क्या है 2s2 और 2p3। तो एक मैंने लिख दिया 2s और एक 2p। 2s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में कितने, 3, 2s2 2p3। तो अभी देखिए एक ये पड़ा हुआ है, ठीक है, एक ये वाला पड़ा हुआ है पेयर, ये लोन पेयर है, बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं करता, ठीक है ना। तो और एक पड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर एक इधर, और एक हाइड्रोजन के पास पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना दिया, हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना दिया, हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना दिया, तो अमोनिया आपका बन गया ना। तो अभी देखिए एक पेयर ये पड़ा हुआ है, और देखिए जैसे एक बॉन्ड बना दिया, एक ये बॉन्ड बना दिया, ये बॉन्ड बना दिया, और एक पेयर ऐसे कैसा पड़ा हुआ है, देखिए एक ये पेयर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और एक बॉन्ड इन्होंने ये वाला बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये बॉन्ड पेयर है और ये क्या है, लोन पेयर है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये आपने चीज़ पढ़ी भी होगी, ठीक है ना। ये एक दूसरे को उतना रिपेल करते हैं ताकि इनको क्या बन जाए, एक मिनिमम रिपल्शन हो जाए, और एक क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाए। मैक्सिमम डिस्टेंस जब आ जाता है तो उस टाइम पे उस मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर शेप बन जाती है। मॉलिक्यूल की पर्टिकुलर शेप जब आप बन जाएगी तो वही उसकी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल की शेप, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ भी पढ़ी होगी, जब लोन पेयर होता है तब सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा देन
बॉन्ड पेयर की सबसे कम रिपल्शन होती है। तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है ना। कल हम इन चीज़ों को बड़े बड़े डिटेल में करेंगे, बिकॉज आज वीडियो बढ़ गई, अच्छे से हम इसको कर नहीं पाए, ठीक है ना। तो बस इतनी ही चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि वेस्पर थ्योरी में क्या, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं लोन पेयर, या ये वाली चीज़ याद रखनी है वैलेंस शेल, ठीक है ना, जो सबसे आउटरमोस्ट शेल होगा वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर किस फॉर्म में हो सकते हैं, या तो लोन पेयर या तो बॉन्ड पेयर। जो और ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो पड़े होते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल कितना करते हैं, ताकि एक आपको मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाए और मिनिमम रिपल्शन हो जाए, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाए और मिनिमम रिपल्शन हो जाए। उसी टाइम पे एक क्या स्पेस में ये वाले ऑर्बिटल्स एक डायरेक्शन में ओरिएंट हुए होते हैं, तो उसी को आप क्या बोलते हैं, उसकी मॉलिक्यूल की क्या हो गई, शेप हो गई, उस मॉलिक्यूल की वो शेप हो गई, ठीक है ना। और देन आप लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी है, वो चीज़ मैंने आपको क्या बता दी, लोन पेयर की रिपल्शन क्या होती है, सबसे ज़्यादा, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन क्या होती है, उससे कम। देन बॉन्ड पेयर की क्या होती है, सबसे कम, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। थैंक यू। आज हम ज़्यादा नहीं कर पाए, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू। और एनसीईआरटी भी करेंगे।